एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे 2.2.2 जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करें। क्रियाकलाप 2.9। आइए पता लगाएं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः ये भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। बच्चों, ये चित्र 2.7 है। इसमें देखिए कितने सारे जीव जंतुओं को दिखाया गया है। तितली, गाय, चींटी, केचुआ, ये कछुआ, मेढक, मछली इत्यादि। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़ विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर ये बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चलिए बच्चों, इस तालिका को देखते हैं। तालिका 2.5 जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग, मतलब जंतु जो गति करते हैं उसके लिए अपने शरीर का कौन सा अंग उपयोग करते हैं। जिसमें कि तालिका बनी है, क्रम संख्या है, जंतु का नाम है, गति का प्रकार है, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग हैं। पहले नंबर 1, चींटी। चींटी की गति क्या है? चींटी तो रेंगते हुए छोटे छोटे पैरों से चलती है, तो ये गति किससे करती है? टांगों से। नंबर 2, बकरी। चलना कूदना है टांगों से। नंबर 3, कबूतर। चलना है उड़ना है, किससे? शरीर का अंग कौन सा? पैर और पंख। अब मक्खी को लीजिए, चलती है उड़ती है और अंग कौन सा यूज करती है? इस्तेमाल करती है पैर और पंख। अब मछली की बारी आई। मछली तो तैरती है, पंख और अन्य आप अपने हिसाब से यहाँ पर जोड़ सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं? इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर एक हम वैज्ञानिक से परिचय करें। देख रहे हैं आप, ये चित्र ध्यान से देखिए। इनका नाम है जानकी अम्माल। इनका जन्म 1897 हुआ और मृत्यु 1984 में हुई। एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ
आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम एक कहानी देखते हैं, सफलता की कहानी, और वो भी है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। यह केरल में पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादन को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। और भी जाने, चलिए आगे भी जानते हैं। बच्चों, इसमें आप यदि और भी जानकारी लेना चाहें तो अपने कक्षा में अध्यापकों से और आपस में बातचीत द्वारा या विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से ले सकते हैं। 2.3 विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इनके पास धारा रेखीय, बच्चों धारा रेखीय होता है इस तरीके की आकृति, जैसे मछली की बनी है ना, धारा रेखीय ऐसे। स्ट्रीमलाइन शरीर और पग, फिन, ये फिन है होते हैं। 2.8 का में देखिए चित्र, ये पंख है, ये पग है, ये सब। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। चित्र 2.8, ये देखिए टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2.10। आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका 2.26 को देखें और श्याम पट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा है, अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये तालिका है 2.6 विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे। क्रम संख्या है, मरुस्थल है, पर्वतीय क्षेत्र में, महासागर में, जंगल में, अन्य। नंबर 1 देखते हैं। मरुस्थल में होता है ऊंट, पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष, महासागर में मछली, जंगल में शेर। इसके अलावा अन्य भी आप इसमें लिख सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन हैं? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। देखिए 2.2 में 9 में मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे, जिसे कि हम कैक्टस कहते हैं। चलिए इधर देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष। ये दोनों अलग प्रकार के हैं ना, भिन्न है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी चित्र 2.9 के पौधों को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार चित्र 2.10 के वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार इस तरीके से।
इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मरुस्थल में पौधों को पानी नहीं मिल पाता है, तो अगर वे अपने पौधे जो है ये तनों में मांसल में जल संग्रहित रखेंगे तो इससे ये अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं और अन्य स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट चित्र 2.11 और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट चित्र 2.12 देखिए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? इन अंतरों के कारण ऊंटों को क्या लाभ होते हैं? देखिए बच्चों, इस ऊंट में एक कुबड़ है और ये लद्दाख वाले ऊंट में 2 कुबड़ हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। गर्म मरुस्थल के ऊंटों के पैर लंबे होते हैं। देखिए इनके पैर कितने लंबे हैं और ये देख रहे हैं नीचे ये खुर होता है, ऐसे इसमें भी है। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊंटों को रेतीली मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊंटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता करता है। ठंडे मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊंटों में 2 कुबड़ होता है। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं। तो बच्चों समझ में आया, गर्म मरुस्थलों में जो ऊंट होते हैं उनके एक कुबड़ होता है और जो ठंडे में रहते हैं ठंडे मरुस्थलों में उनके 2 कुबड़ होता है और जो सर्दियों के अंत तक छोटा हो जाता है क्योंकि ये इसी कुबड़ में संचित भोजन से जीवित रहते हैं। मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती हैं? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता। तो देखा बच्चों, ये विशेषताएं हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। क्योंकि ऊंट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस रोडोडेंड्रॉन के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसके पास पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे
कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं। चित्र 2.13। इसीलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, ये है चित्र 2.13, बुरांस की भिन्न विशेषताएं। ये बुरांस का जो है छोटा सा पेड़ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखीय शरीर उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांस की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन हैं जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उसका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है। बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों चलिए एक और वैज्ञानिक परिचय हम करते हैं। वैज्ञानिक से परिचय। चित्र ध्यान से देखिए किनका है। ये हैं सालिम अली, जन्म 1896 और मृत्यु 1987, ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट्ट पक्षी अभयारण्य, मांड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आप किन किन विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं के आधार पर उनका समूह बनाया जाए। थल पर रहने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियां, महासागर जलीय आवास के उदाहरण हैं। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं। इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु के आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? क्यों बच्चों, आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होती होगी ना, आपको अंदर भी ये प्रश्न आते होंगे ना, आप सोचते होंगे ना। अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास के क्षति में से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इसे जैव विविधता की हानि होती है। चलिए बच्चों आगे ये देखते हैं। भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोडावड़, ग्रेट इंडियन
बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के आरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना यानी चीता रीइंट्रोडक्शन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गोडावण के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। चलिए, ये चित्र देख रहे हैं, ये है बंगाल बाघ, ये दूसरा चित्र है चीता और तीसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप जानते हैं इन्हें? परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स। पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र हैं जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। पश्चिमी घाट का एक पवित्र उपवन है। इसके बारे में आप और भी जानिए। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। तो बच्चों, हमने यह अध्याय पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम अगले अध्याय में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।